नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम घटना चक्र का पूर्व अवलोकन वाली बुक है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत इसी में आधुनिक भारत के तहत ये हमारा आज लेक्चर नंबर जो होगा ये 12 होगा। और इसी में देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्या इसकी कोई जरूरत पड़ी, या ये सोच लो कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने हित के लिए की थी या कुछ और ही कारण था। ये सब आज आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले और भी छोटी छोटी जो आपकी राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो भी एक तरीके से चल रही थी पहले से ही। और वो कौन कौन सी थी वो मैंने आपको पहले अर्थात लेक्चर नंबर 11 में वो मैंने आपको बता दिया है। जरा उन पर भी नजर मारना, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है वो उनमें से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एक साथ मिली हैं और उन्हीं के खंडरों पर ही क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना की कब गई थी तो ये भी आपको पता लगेगा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखो, जो वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक, तो अब देखो यूपीपीएससी की वैकेंसी भी आ गई है। मैंने आपको पीछे ही बताया है कि 14 मई आपकी डेट डिक्लेयर हो गई है प्री के लिए और 23 सितंबर हो गई है आपकी मेंस के लिए। तो आप लग जाइए, आपके पास कोई टाइम बचा नहीं है। तो ध्यान रखना, और यही भी ध्यान रखना कि अब फिलहाल आप प्री पर ज्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि यदि प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो मेंस का तो नंबर भी नहीं आने का। तो इसी वजह से आप प्री पर ज्यादा फोकस करना। और प्री पर फोकस करने के लिए आपको देखो क्या करना है। एक तो जितने भी आपकी जो घटना चक्र है प्रीवियस वाली है जिसमें लगभग 30 वर्षों का सवालों का संग्रह दिया हुआ है, एक तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है सारी सब्जेक्टों की। और जो आपके अपने नोट्स बने हुए हैं, तो आपके अपने नोट्स बने हुए हैं अच्छे से उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। देखो, जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं वो सबसे बेस्ट है। दूसरे की तरफ इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। घटना चक्र का पूर्व अवलोकन कर लीजिए और जो आपके अपने नोट्स हैं उनको पूरा कर लीजिए। और यदि आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो आप मुझे जरा मेल कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेल के माध्यम से वो आप बता देना और मेल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कुछ लोगों का मानना है कि ये सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल हुई थी, अर्थात सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुछ लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन इसका खंडन भी हो जाता है। अब देखो, पूछ लेता है कि सेफ्टी वाल्व की तुलना कांग्रेस से कीजिए, क्या सेफ्टी वाल्व की तुलना कांग्रेस से की जा सकती है, या फिर क्वेश्चन कर देगा कि ये बताइए कि सेफ्टी वाल्व जो लाया गया था क्या वो भारतीयों के गुस्से को कम करने के लिए लाया गया था, क्या ऐसा था। देखो, ये जो पॉइंट बनते हैं ये क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए। तो सेफ्टी वॉल्व यहाँ तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं प्री में, लेकिन यदि आप मेंस के लिए लिखेंगे तो वहां पर आपको सेफ्टी वॉल्व भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, इसका जरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है। वो कहता है कि सबसे पहले एल एलन ऑक्टेवन ह्यूम, इसे हम शॉर्ट में एओ ह्यूम भी बोल देते हैं, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, अर्थात ये रिटायर हो गए थे ब्रिटिश की सेवा से। ये शिमला में बस गए थे और 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हुम के द्वारा ही की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 अर्थात जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन इसका पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना, मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ हुआ तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था इसका आयोजन। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये शुरू में जो इसका नाम था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इस संघ को कांग्रेस में बदल दो, तो इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ गया। और जब पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। अब देखो, ये क्या है कि देखो हुआ कहाँ था, मुंबई में। तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आए होंगे, तो मुंबई से ही आए होंगे सबसे ज्यादा लोग, अर्थात ये कह लो कि 38 व्यक्ति, 72 में से 38 व्यक्ति जो थे वो मुंबई से ही थे, भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, ये आप ध्यान रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी ने की थी। और इसके प्रथम महासचिव जो बने थे वो एओ ह्यूम बने थे, जिन्होंने स्थापना की थी वो ही इसके महासचिव भी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय में जब हुई, ये कह लो कि 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था।
इसका जो समय काल था वो 1884 से 1888 तक था। इसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें जो लोग थे वो बहत्तर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था शुरू में, तो इसी वजह से ये सूक्ष्म लोगों की संस्था कहकर से पुकारता था। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ, और कहाँ हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ये आप ध्यान रखना। जो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में भी लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, और 1906 में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी इसकी अध्यक्षता की थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1986 में, 93 में और 1906 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये पूछ लेता है कि ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर अर्थात 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसी अधिवेशन में 607 सदस्यों ने भाग लिया। देखो, कभी 1885 में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन वहीं आप ये कहें कि 2 साल बाद ही कितनी संख्या हो गई, 607 इसकी संख्या हो गई। और इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य का संचालन भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह कमेटी आगे चलकर ही विषय निर्धारणी समिति कहलाई। तो ये ध्यान रखना कि विषय निर्धारणी जो समिति बनी थी उसका संबंध किससे था, कांग्रेस से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे, या कह लो कि अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले बने। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन की, अर्थात जो 1888 में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। तो ये जरूर ध्यान रखना है, शुरू के 5-6 जरूर ध्यान रख लेना कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बंबई में। दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ, मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। ये आप इस तरीके से ध्यान रखना। पांचवा कहाँ हुआ, फिर से बंबई पहुंच जाओ। छठा कहाँ हुआ, फिर से कलकत्ता आ जाओ। तो इस तरीके से ये अधिवेशन होंगे। तो 1888 की अध्यक्षता कांग्रेस के समर्थन में प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। कहाँ, ब्रिटेन में। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब अर्थात पंजाब का शेर कहते हैं, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इसी अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो 1920 का अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसी में भारतीय जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत जो या इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो इसी के समय में ही हुआ था, अर्थात बाल गंगाधर और लाला लाजपत राय के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थीं, और इन्होंने 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रधान बनी रहीं, और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था। और ये मेन पॉइंट है आपका, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। तो ये पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी थी, जो आपकी बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। और ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला बनेगी सरोजनी नायडू, जो 1925 में बनेगी, जाके वो अध्यक्ष बनेगी। ये आप आगे पढ़ेंगे हम इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है आपका, बिहार में संपन्न हुआ था। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी R.N. मुदलोकर ने। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। यह पूछ सकता है कि कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को किस अधिवेशन में माना गया था, तो वो माना गया था 27वें अधिवेशन में जो बांकीपुर में हुआ था, अर्थात बिहार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R.N. मुदलोकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, और जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों ने, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, देखो 2 लोग थे, एक तो नरमपंथी थे, एक गर्मपंथी थे, और गर्म दल को ही हम उग्रवादी कहते हैं, उग्रपंथी कहते थे। क्या होता है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत में,
अधिवेशन होता है। इसी में ही क्या होगा कि जो थे कांग्रेस का विभाजन हुआ नरमपंथी और गर्मपंथियों में, और उग्रवादियों ने अपने आप को कांग्रेस से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग कर लिया था। और फिर से कहाँ शामिल हो गए 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में जो हुआ, उसमें ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं और पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया इन्हें। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप नारा थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये लाइन किसने कही थी, तो ये कही थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा अर्थात यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी एवज में ये की थी कांग्रेस की ही एवज में, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और कांग्रेस से दूर रखना था। इसके साथ साथ वर्ष 1900 में करजन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसने कहा? ये कहा था करजन ने, लॉर्ड करजन ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इसको ध्यान रखना पॉइंट को कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी जी ने। वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित हुआ और महात्मा गांधी ने केवल एक बार अर्थात जो 1924 में बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक का, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय थी। जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला थी, जबकि ये जो है सरोजिनी नायडू ये जो रहेंगी ये प्रथम भारतीय महिला होंगी। प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख कर रखना कि वो भारतीय महिला पूछ रहा है या वो पहली महिला पूछ रहा है। तो पहली महिला आप एनी बेसेंट को लगाएंगे और पहली भारतीय महिला पूछे तो फिर सरोजिनी नायडू को लगाएंगे। 1947 से 49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने भी दादा भाई नौरोजी की तरह 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी, 1929 में, 1936 में, 1929 अप्रैल 1936 में और फिर से दिसंबर 1936 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1921 से या ये कह लो 19 से 21 फरवरी से 1938 के दौरान हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान क्या होगा, इस दौरान 1939 में हो जाएगा शुरू दूसरा विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध होने के कारण कांग्रेस का कोई 1940 से 46 के बीच में कोई अधिवेशन होगा ही नहीं। इसी वजह से अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन अर्थात नवंबर 1946 में जो मेरठ में होगा का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन अर्थात दिसंबर जो 1948 में हुआ, ये जयपुर में होगा। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया ने। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान भी है, को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। यह आप ध्यान रखना। अब देखो, ये तो हो जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। यदि आपको डिटेल पढ़ना है, जैसे बता देता हूँ, डिटेल पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ा दी गई है, वहां से आप डिटेल पढ़ लीजिए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएफ है, काफी एनएफ है वो सवाल। वहां से आप ये कह लो कि यदि मान लो 30 सवाल आ रहे हैं आपके प्री में हिस्ट्री से, तो ये मान लेना कि 24 से 25 सवाल उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये आप विश्वास करके पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम साहब ने की थी। आंसर आपका ए लगा देंगे अब सीधा। अब एलन एक्टन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर
1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन पुणे में हैजा या प्लेग कह लो फैलने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय अर्थात बंबई कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, देखो एओ ह्यूम जो था वो कौन था? एओ ह्यूम ने स्थापना की थी कांग्रेस की, लेकिन ये था कौन? ये सैनिक था, लेकिन जब इसने स्थापना की थी उस समय ये रिटायर हो गया था, तो इसलिए एक असैनिक था। आंसर ए बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? तो एओ ह्यूम। आंसर आपका बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1885 में हुई थी। आंसर आपका फिर से ये बनेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम बने थे, जो 1912 तक रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। आंसर आपका सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो बनते थे वो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। सॉरी, एस.एन. बनर्जी ने नहीं, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपका डी आंसर होगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कह लो या डब्ल्यू.सी. बनर्जी कह लो, बात एक ही है आपकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। आंसर आपका सी बने। तो 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ये आपको देखना है। देखो कौन सा नहीं था? देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये था। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था, ये नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी था। इसलिए आंसर आपका कहना रहेगा सी। तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए, क्योंकि देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारतीयों के सभी वर्गों एवं समुदाय एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र भावना उत्पन्न करना, जनता की मांग का सूत्रीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये इसके मंच थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन बने? तो एओ ह्यूम बने थे महासचिव। आंसर ए होगा। 1885 में जो महासचिव बने वो एओ ह्यूम थे। इन्होंने कांग्रेस का गठन किया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में प्रथम अधिवेशन में ये अध्यक्षता करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, इसका जो समय काल था वो 1884 से 1888 था। इसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन ही। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डफरिन था। आंसर आपका सी होगा। लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल की महत्वपूर्ण घटना थी, तो क्या घटना थी? देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं, मुस्लिम में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये तो 1906 में होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आंसर आपका सी बनेगा। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनता का प्रतिनिधित्व बनाते हुए मजाक उड़ाया था तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। आंसर आपका बी होगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? देखो, दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस रनाडे भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इसी वजह से ये वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से वे जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी स्वयं दादा भाई नौरोजी ने। 1886 में, 1893 में करेंगे और 1906 में करेंगे। तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ध्यान रखना, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये थे यहाँ 33। आंसर आपका बी होगा। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 दिसंबर से 28 1886 तक दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई और तीसरे सम्मेलन में ये 81 और चौथे सम्मेलन में 221 हो गई थी। ध्यान रखना है कि कितनी कितनी, पहले में 2, दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे में आपकी 221 पहुंच गई। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। इनमें से उस समिति का सभापति था, तो कौन सभापति था? तो ये थे वी डिग्बी साहब। कांग्रेस के नए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। पीछे मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया इस बात को। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष गौरव प्राप्त करने का श्रेय जाता है बदरुद्दीन तैयब जी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। फिर से वही सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। आंसर आपका सी बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ही आयोजित हुआ था। विचार करना है और बताना कि सही कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ध्यान रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है वो, ये आपका सवाल गलत हो जाए क्योंकि कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपका सही है, तो आंसर केवल 2 सही है आपका। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और इस प्रकार कथन एक कह सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 1887 तक को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके जॉर्ज यूले साहब। आंसर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन अर्थात 1888 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबद्ध नहीं रहे? तो ये थे आपके सर सैयद अहमद खान। इन्होंने तो अपोजिट पार्टी बना दी थी 1888 में। सर सैयद अहमद खान राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता करे, उन्हें रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया और कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया और 1875 में अलीगढ़ में
उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो कौन थे ऐसे व्यक्ति जो थे? बाल गंगाधर तिलक साहब। आंसर आपका डी। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग शेरे पंजाब सिंह कहते हैं, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे श्रीमती एनी बेसेंट, आंग्ल आयरलैंड थी। 1907 में वे 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 से और 1928 में कांग्रेस के मध्य रहे अध्यक्ष रहे और जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। जबकि तिलक महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का प्रसिद्ध नारा दिया और वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ऐसे एक ही व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक साहब। लाल बाल लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसके अध्यक्ष हुए थे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना था। आंसर ए होगा आपका। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की, देखो, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है तो एनी बेसेंट बनेगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करता तो सरोजिनी नायडू आंसर बनता। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, फिर से वही श्रीमती एनी बेसेंट। आंसर आपका डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो फिर से वही श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखना, देखो अब इसने प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो अब लगेगा आंसर सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? ये हुई थी 1925 के अधिवेशन में जो कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। आंसर सी। कथनों पर विचार करना, देखो, या फिर कहता है, ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है आपका। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, नहीं, बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये ठीक है आपका। तो इसलिए आंसर तीसरा भी है। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन में एक समझौता पर संपन्न किया था। तो आंसर आपका 2 भी और 3 भी सही है, तो इसका मतलब सी आंसर लगेगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया और यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था किंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण बंबई में आयोजित किया गया। अतः कथन ए कह सकते हैं। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया था। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों अर्थात जो गर्मपंथी थे को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखो, 27वां अधिवेशन जो हुआ था, याद करो थोड़ा सा, ये 1912 में बांकीपुर में हुआ था। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ और अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुदोलोकर ने की थी और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का फादर कहा गया था। निम्नलिखित भारतीयों में राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ऐसा कहा गया था लखनऊ अधिवेशन में, अर्थात जो 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर साहब साहब ने। आंसर सी होगा आपका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, फिर से वही बाल गंगाधर तिलक। आंसर आपका सी होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, तो फिर से वही। देखो, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से सवाल पूछा है, लेकिन आंसर तो एक ही निकल कर आ रहा अभी तक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? फिर से वही बाल गंगाधर तिलक साहब, या बीजी तिलक कह दो। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बताना है कि सही कौन सा है। चलो देखते हैं कौन सा सही है आपका। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, एनी बेसेंट थी 1917 में। इन्होंने तो अध्यक्षता की थी 1925 में कानपुर में। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जब वे कहाँ थे? जेल में थे। ये आपको ठीक है। एलन एक्टवन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्या ऐसा था कि नहीं? ये क्या थे? कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं बने थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये आपका सही है, तो इसका मतलब आंसर 2 और 4 बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। सी आर दास ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन भी सी आर दास की को अध्यक्षता नामित किया गया था, परंतु इसे दौरान उन्हें उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन अर्थात 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था? किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहा था लाला लाजपत राय साहब। डी आंसर। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। इसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और सबसे बड़ी अभिलाषा है मेरी कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेज शासक अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के तहत बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मैं भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। और 1904 में करजन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी, वो थे एक व्यक्ति, वो थे सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में इसकी अध्यक्षता की थी। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1919 में जो हुआ था, प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से इन्हें उनके सहयोगी हेतु चुना गया था। तो ऐसे कौन थे? बीजी तिलक नहीं, एनसी केलकर ने चुना था, और सी आर दास ये भी नहीं थे, आई बी सेन, दो व्यक्ति थे, एनसी केलकर और आई बी रैन। तो आंसर होगा आपका 2 और 4, ए आंसर होगा। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी जी बीजी तिलक सी दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इसे हेतु नेतृत्व उपलब्ध नहीं हो सके, अर्थात ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न अर्थात इनके स्थान पर के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर और आई बी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल का नाम कौन सा था? देखो, इसमें कौन सा था? लॉर्ड इरविन कराची नहीं, लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई में 1915 में। हाँ, ये थे लॉर्ड वेलिंगटन थे आपके, तो आंसर आपका बी ही बन जाएगा।
लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया तथा इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। तब वेलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एक वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 तक रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो यह अधिवेशन हुआ था नागपुर में, नागपुर अर्थात महाराष्ट्र में। कब? 1920 में। सी विजय राघवाचार्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में की अध्यक्षता की। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार साहब ने की थी, जबकि गया अधिवेशन में 1922 की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 में की सदस्य जो की थी, शुल्क इसका 4 आने लगता था ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में, 1920 वाला। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। कौन सा कथन सत्य है? देखो, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस का समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यही सत्य है? हाँ जी। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। 1920 के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस की समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी। नेक्स्ट, 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके चितरंजन दास साहब। आंसर आपका ए हो। 1922 से जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास गया कांग्रेस के सम्मेलन निर्वाचित किए गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चितरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो 1923 में किसने स्थापना की स्वराज पार्टी की? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 की स्थापना की थी? तो ये लोग थे एम के गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक की स्थापना 1932 में एम के गांधी साहब ने की थी। नेक्स्ट, उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। तिथि अनुसार क्रमबद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो देखो कौन कौन से थे। सबसे पहले इसमें यदि इनमें देखा जाए तो सबसे पहले अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में, और फिर की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1925 में। ये तो देखो 1924 वाला हो गया, ये 1925 का हो गया। उसके बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 में, और फिर आप देखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा। तो क्या आएगा? एक, ये बनेगा 1, 4, 2 और 3। आंसर आपका सी बन जाएगा। प्रसन्नगत कांग्रेस के अध्यक्षता निम्न वर्ष है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही थी, भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ तथा 1936 में फिर से दिसंबर में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पाटिल साहब ने 1931 में की थी, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। कहाँ? तो ये हुआ था बेलगांव में। कब? 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। आंसर आपका सी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर से सम्मिलित करना है। देखो कौन कौन सा किस किसने इसकी अध्यक्षता की थी वो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे यदि आप देखें तो अबुल कलाम आजाद किससे जुड़े थे? अबुल कलाम आजाद थे रामगढ़ अधिवेशन से, 1940 में हुआ था। सरोजिनी नायडू आप जानती हैं 1925 कानपुर अधिवेशन से संबंधित थी। तो ए का 4 और बी का 3 देखो, ए का 4 और बी का 3 आपको डी में मिल जाएगा। इसी प्रकार तो मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में और राजेंद्र प्रसाद ने बंबई में 1934 में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934 और अब्दुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940।
फिर से आपको सम्मिलित कराना है। वो सम्मिलित जो कराएंगे कैसे कराएंगे, देखो मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1946 में। ए का 3 देखो, तो ए का 3 आपका ए में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो दोनों में है, आगे बढ़ो। तो कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी, याद करो, सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 आपका सी में लग जाएगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में और बनारस 1905 में हुआ था। मेरठ अधिवेशन 1946 में, कानपुर 1925 में, लखनऊ 1916 में और बनारस 1905 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो ये कहा गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ओ सॉरी, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ दोबारा हुआ था 1936 में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस साहब ने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका, राष्ट्रीय नियोजन समिति का। राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और आगे चलकर 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो फिर से वही सुभाष चंद्र बोस साहब को चुना गया था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला था, तो सबसे कम उम्र थी अबुल कलाम आजाद साहब की। अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958 तक अर्थात 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 तक 64 ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और आनंद मोहन बोस 1887 से 1906 तक और 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि भूपेंद्र नाथ ने, जो कब से कब तक रहे थे, 1859 से 1924 तक, ने 1924 के कांग्रेस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी। फिर से सम्मिलित करना है, देखो कौन कौन से, सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है, 1925 के कानपुर अधिवेशन से, तो देखो सी का 2 देख लो, इसमें सी का 2 केवल इसमें ही है आपका, तो आंसर आपका सी ही बन जाएगा। इस प्रकार तो अब एम अंसारी कहाँ थे, मद्रास में, और जो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे वो नासिक में, और सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, नासिक में, नासिक अधिवेशन 1950 में अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुआ था 1927 में अध्यक्षता एम के अंसारी ने, और कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था सरोजिनी नायडू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद साहब। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे, देखो इंदिरा गांधी 1978 से 84, राजीव गांधी 1985 से 91, सोनिया गांधी 1998 से 2017, और सबसे लंबा कार्यकाल सोनिया गांधी का ही रहा था जो 2019 तक थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। 1946 में मेरठ में जो हुआ था अधिवेशन उसके भी अध्यक्ष यही थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, उन्होंने कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो दिसंबर 1948 जयपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सितार मैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 में, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में, और लखनऊ व फैजपुर में की थी 1929 में हुए थे। एक दिसंबर 1929 में हुआ था और अप्रैल 1936 में, और दूसरा दिसंबर 1936 में हुआ था। सरदार पटेल ने कराची में मार्च 1931 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे, जब आजादी के समय ये थे तो विभाजन के समय भी यही होंगे, जब जेबी कृपलानी साहब। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, तो ये गाया गया था जब जॉर्ज पंचम आया था राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में।
रविंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन हिंदी में संस्करण संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक साहब ने भाग लिया था वो था अमृतसर का अधिवेशन अर्थात 1919 वाला। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग अर्थात रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी और 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो जाता है और 1 अगस्त 1920 को तिलक के देहांत के समय ही इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने और इसी दिन तिलक फंड की भी स्थापना की गई थी। तो ये तो हो जाता है आपका कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रमुख प्रश्न। और नेक्स्ट, अब देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टाइम टू टाइम आप वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती हैं और उसके बाद में आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है तो वो आपको मेल के माध्यम से मिल जाएगी। आप मुझे मेल के माध्यम से बताना और उसका लिंक भी आपको, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।